इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से होती है और मराठों की जड़ कहाँ से जुड़े हुए थे। इसको हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा मेन जो फोकस होगा वो शिवाजी महाराज के ऊपर ही होगा, क्योंकि उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी और उसी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो अंग्रेज जिस समय भारत में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहे थे या उभरे, तो उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में कई शासक उभर कर आए थे और धीरे धीरे करके उनका पतन भी होने लगता है, पतन होता है और अंततः वो अंग्रेजों के चंगुल में चले जाते हैं। तो मराठा शक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मराठों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि मुगल शासन का जब पतन शुरू होता है तो उस समय मराठे एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे थे, परंतु मराठों का भी पतन हो जाता है। उसका मुख्य कारण यही होता है कि उनमें आपसी फूट बहुत ज़्यादा थी। मराठे ही अब कई सरदारों के नेतृत्व में बट चुके थे और उनमें आपसी झगड़े शुरू हो गए थे। इसके अतिरिक्त भारत की अन्य जो शक्तियाँ थी, जो अलग अलग शक्तियाँ थी, उनमें एकता का अभाव था। तो मराठा शक्ति का भी पतन होता है और अंततः पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार कायम हो जाता है। एक समय ऐसा भी आया था कि मराठे भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरे थे। तो इन्हीं मराठों के बारे में आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो मराठे थे इनकी जड़ें राजस्थान से जुड़ी हुई थी और ये सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे, अर्थात ये सिसोदिया वंश के थे। सल्तनत काल में आपने पढ़ा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर कई अभियान चलाए थे और राजपूत शासकों का दमन किया जा रहा था राजस्थान में। तो उसी की कड़ी में कई जो राजपूत सरदार होते हैं वो राजस्थान छोड़कर देश के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। तो इसी कड़ी में जो मराठे के पूर्वज होते हैं वो भी वहाँ से पलायन कर जाते हैं और वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आ जाते हैं और उसी क्षेत्र में अपना धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए बाद में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी स्थापित हो जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, अर्थात कि ये 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, उस समय मराठों के पूर्वज राजस्थान से भागकर महाराष्ट्र में आए थे। अब उस समय देश की स्थिति को आप देखेंगे, भौगोलिक स्थिति को आप समझिए, तो ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ से भागकर ये मुख्य रूप से मराठे जो है सो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आए थे, इस क्षेत्र में आए थे। अब ये जो क्षेत्र है दक्कन का क्षेत्र कहलाता है, महाराष्ट्र का ये हिस्सा, और यहाँ की जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है, अर्थात खेती जो उस समय मुख्य पेशा हुआ करता था, मुख्य आर्थिक गतिविधि हुआ करती थी, तो इस क्षेत्र में ये संभव नहीं था। राजस्थान में भी वैसी ही बातें थी कि वहाँ भी खेती उन्नत नहीं है, तो वहाँ पे आर्थिक जो गतिविधि है वो अन्य तरीके की है। जैसे कि सेवा क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहते थे। तो सेवा क्षेत्र उस समय में क्या होता था, तो जो राजपूत शासक या जो वीर होते थे, कई सरदार जो जिन्हें सरदार के रूप में जाना जाता है, तो वो क्या करते थे कि अपने साथ कुछ घोड़े रखते थे, अपनी एक सेना बनाते थे, छोटी मोटी सेना आज के रूप में अगर कहेंगे तो एक गैंग बना लिया लोगों ने। जैसे अलग अलग लोग अपना गैंग चलाते हैं, तो उसी तरीके से जो सरदार होते थे वो अपना एक छोटी सी सेना बनाते थे, घुड़सवारी करते थे, घोड़े रखते थे। तो घुड़सवार सेना तैयार करके वो अलग अलग राजाओं को अपनी सेवाएं देते थे। अर्थात जिन राजाओं के का झगड़ा होता था, युद्ध होते थे, तो वो किसी न किसी तरफ से उनकी सेनाएं लड़ती थी। तो इस तरीके की गतिविधियां मुख्य रूप से किया करते थे। तो मराठे भी जब यहाँ से भागकर इस क्षेत्र में आए तो इसी तरीके की चीज करने लगे, क्योंकि जब वो सब कुछ अपना छोड़कर पीछे आए थे तो उनके साथ तो कुछ था नहीं। तो उनके साथ अगर सिर्फ था तो अपना कौशल था, अपनी वीरता थी और वो सारी चीजें थी।
तो इसी आधार पे उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में सेवाएं देना शुरू की, अर्थात छोटी बड़ी सेनाएं बनाई, घुड़सवार रखे, घोड़े रखे और सेना की सेवा आसपास के राज्यों में देना शुरू किया। तो इस तरह के जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? तो अहमदनगर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अर्थात जो कहें तो यहाँ पे बहमनी साम्राज्य या बहमनी राज्य का जो हिस्सा है उस वही वाला क्षेत्र था। तो इसी क्षेत्र में आए और अपने को स्थापित किया मराठों ने। तो ये भौगोलिक स्थिति हुई। अब हम जानते हैं शिवाजी के बारे में कि शिवाजी कौन थे। तो शिवाजी जो थे, इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के किले में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनके गुरु रामदास थे और संरक्षक दादा कोंडदेव थे। तो इनका सबसे ज्यादा शिवाजी पर अगर प्रभाव पड़ा था तो सबसे अधिक प्रभाव उनकी माँ का पड़ा था और उसके बाद उनके दादा का प्रभाव पड़ा था, जो दादा कोंडदेव थे, और गुरु थे उनका पड़ा था। अब इनके एक बचपन के दोस्त थे जिनका नाम था तानाजी, और वही बाद में शिवाजी के सेना के सेनापति भी बनते हैं। और यही तानाजी के ऊपर हाल के समय में एक फिल्म भी बनी है। तो अब यहाँ पर कुछ और बातें जानना जरूरी है कि शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे अर्थात शाहजी भोसले, ये क्या करते थे? तो पुणे की जागीरदारी इन्हें मिली हुई थी। पुणे के जागीरदार थे, परंतु पूना का जो क्षेत्र है वो उतना ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, तो राजस्व कम आता था, अर्थात पैसे कम आते थे। तो इसका नतीजा क्या होता था कि उन्हें जीवन को चलाने के लिए, अपनी जीविका के लिए नौकरी करनी पड़ती थी। और वो नौकरी कहाँ करते थे? तो आसपास के जो क्षेत्र है वहीं नौकरी करेंगे। तो अहमदनगर और गोलकुंडा और बीजापुर, इन्हीं क्षेत्रों में वो काम किया करते थे। कभी यहाँ से छोड़कर आते थे तो बीजापुर या गोलकुंडा, लेकिन अधिकतर समय उन्होंने बिताया अहमदनगर और बीजापुर के सेवा में बिताया। और सबसे ज्यादा समय जो बीता उनका बीजापुर के सुल्तान के यहाँ बीता या उनकी सेवा में बीता। कुछ समय इन्होंने मुगलों को भी सेवा दी है, अर्थात मुगल के जो अभियान दक्षिण की तरफ हुए तो उन अभियानों में इन्होंने अपनी सैनिक सहायता मुगलों को भी प्रदान की। अर्थात इनके सैनिक जो थे वो मुगलों के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो ये स्थिति थी शाहजी भोसले की। अब उस समय की राजनीति की स्थिति को आप देखेंगे तो 3 शक्तियां मुख्य रूप से थी। अगर नॉर्थ का हिस्सा को देखेंगे तो यहाँ पर मुगल थे यहाँ पे। उसके बाद ये अगर 2 कोने देख ले तो यहाँ पे बीजापुर और गोलकुंडा थे। और तीसरी जो शक्ति थी वो थी मराठों की शक्ति, जो कि तेजी से उभर रही थी। ये मराठों की शक्ति थी, ये बीजापुर और गोलकुंडा की शक्ति थी, और यहाँ पे मुगलों की शक्ति थी। तो अकबर के समय में लगभग अहमदनगर तक अकबर ने कैप्चर किया था। अपना जो दक्षिण की तरफ जो अभियान चलाया था, तो अकबर के समय तक जो मुख्य शासन था इनका उत्तर भारत पर ही था। अहमदनगर को अपने नियंत्रण में अकबर ने लिया था। अकबर के बाद के जो शासक हुए जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करने की कोशिश करते हैं। अर्थात अहमदनगर से नीचे गोलकुंडा, बीदर, ये विजयनगर, ये सारे जो क्षेत्र हैं इसको बाद के शासकों ने कोशिश की, और सबसे ज्यादा प्रयास जो रहा उसमें औरंगजेब का रहा। औरंगजेब ने अपने शासन के 25 साल दक्षिण में ही बिता दिए। दक्षिण भारत में ही साम्राज्य विस्तार और कैप्चर करने में औरंगजेब ने समय बिताया। तो उसमें से जो मुख्य थे बीजापुर, गोलकुंडा के क्षेत्र थे, तो इसको औरंगजेब भी अपने अधिकार में करना चाहता था।
अब मराठों की शक्ति यहाँ पे उत्पन्न हो रही थी नई शक्ति के रूप में। तो मराठा जो राज्य होगा इसका उदय होगा किन की क्षेत्रों पे? तो जाहिर सी बात है इस वाले क्षेत्र पर ही होगा, अर्थात बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, इन्हीं सब क्षेत्रों में मराठों का उदय होगा। तो इसी को लेकर एक तरीके का त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था मुगलों के बीच में, बीजापुर और गोलकुंडा के बीच में और मराठों के बीच में। ये दोनों आपस में लड़ते थे, मुगल और मराठे भी लड़ते थे आपस में। उसके बाद मराठों का इनसे भी झगड़ा चलता था, बीजापुर और गोलकुंडा का, और मुगल जो है बीजापुर और गोलकुंडा को कैप्चर करना चाहते थे, तो इनका भी चलता था। तो इस तरीके से एक त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति होती है। अब यहाँ पे हमने शिवाजी के बारे में जाना, राजनीति की स्थिति को जान लिया। तो अब शिवाजी का जो उदय होता है वो कैसे होता है? तो शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोसले, वो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ अपनी सेवाएं देते थे। तो ये चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती थी। वो अपने पिता से अक्सर कहा करते थे कि आदमी को एक स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, अपना एक राज्य होना चाहिए, भले ही वो छोटा हो लेकिन होना चाहिए, किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। लेकिन उनके पिता उन्हें हमेशा समझाते थे कि तुम जब बड़े होगे तब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वो बड़े होने से मतलब है कि जागीरदारी तो उन्हें पुणे की थी, परंतु वहाँ से उतना ज़्यादा राजस्व प्राप्त नहीं होता था कि वो अपना काम चला सके। इसके लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। अब इसी परिस्थिति में शिवाजी बड़े होते हैं और उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनकी माता जी का पड़ता है, उसके बाद उनके संरक्षक जो होते हैं उनका पड़ता है, और उसके बाद गुरु का पड़ता है सबसे ज़्यादा प्रभाव। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि संरक्षण जो कोंडदेव थे, ये संरक्षक किस तरीके के थे? तो यहाँ पे उनके पिता नौकरी करने के लिए बाहर रहा करते थे, तो उनकी अनुपस्थिति में शिवाजी का ख्याल रखना, उनकी माँ का ख्याल रखना और किले की सुरक्षा, तो ये सारी चीज़ें जो होती थी वो कोंडदेव के जिम्मे होती थी। तो इसीलिए उन्हें संरक्षक कहा गया है। तो अब हम आते हैं कि शिवाजी ने जो अभियान चलाया उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला अभियान जो इन्होंने चलाया 1643 ईस्वी में, सिंहगढ़ का किला है, वो बीजापुर का क्षेत्र है, उसको जीत लिया। उसके बाद ये इन्होंने जो किला जीतने का सिलसिला शुरू किया शिवाजी ने, वो लगभग 100 के आसपास किले जीते और गंवाए भी, हारे भी। लेकिन इनकी जो तरीका होता था लड़ने का वो छापामार तरीका होता था। इनके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, तो ये छोटी सेना भी लेकर या टुकड़ी लेकर छापामार तरीके से युद्ध लड़ा करते थे। और इनका कोई नियम नहीं था, वो रात में भी हमला कर सकते थे, घात लगाकर कहीं भी हमला कर दिया करते थे। तो इससे एक अलग तरीके का माहौल और भय पैदा उन्होंने कर दिया था विपक्षी खेमे में, अर्थात बीजापुर और इन सब के क्षेत्रों में एक उन्होंने अपना एक दहशत कायम कर दिया था कि ये कभी भी और किसी समय भी ये हमला कर सकते थे। तो इसी कड़ी में वो अलग अलग किले जीतते हैं। तो सबसे पहला अभियान इनका था कि सिंहगढ़ के किले को जीत लिया, ये बीजापुर के अंतर्गत आता था। 1646 ईस्वी में तोरण के किले को जीता, 1648 में पुरंदर के किले को जीता, 1656 में जावली के किले को जीता। और ये जावली का जो किला था, उनके अपने मराठे सरदार थे, कुछ और भी मराठे सरदार थे, तो उन मराठे सरदारों के ही वो किले थे, जावली का किला। तो ये स्थिति आई। तो 1656-55 ये सब के आसपास में शिवाजी का एक खौफ बन गया था। अब मुगलों ने शुरू में इनकी शक्ति को, अर्थात शिवाजी की शक्ति को बहुत कम करके आंका। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये शिवाजी है कौन और ये कितनी बड़ी शक्ति है। तो उन्होंने रोकने का भी बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो उन्हें नज़रअंदाज करते थे और एक छोटी शक्ति के रूप में उन्हें मान रहे थे। तो लेकिन बीजापुर और आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव जमा रखा था
और काफी सारे क्षेत्र को जीतना शुरू कर दिया था। अब इसी कड़ी में होता है कि मुगलों से भी टकराव होते हैं, उनके भी कुछ किलों को जीत लेते हैं। तो ऐसी ही स्थिति में 1659 ईस्वी में अफजल खां हालांकि ये तो बीजापुर के सेनापति थे। वहां बीजापुर के शासक होते हैं आदिल शाही शासक यूसुफ आदिल शाह होते हैं। तो उनके सबसे प्रमुख जो सेनापति होते हैं वो अफजल खान होते हैं। तो उनकी जो चाल होती है, और इसमें मुगलों की भी उसमें मिलीभगत होती है, या कह लें कि वो एक मौन सहमति होती है कि शिवाजी को किस तरीके से खत्म किया जाए। तो इसके लिए काम सौंपा जाता है अफजल खान को। और अफजल खान बीजापुर के सबसे कह लें कि मजबूत सेनापति थे, सबसे ताकतवर सेनापति थे, और उनकी शारीरिक बनावट भी काफी मजबूत थी। लंबी कद काठी के थे, पहलवान से उनकी काया थी। तो उनको काम सौंपा जाता है शिवाजी को पकड़ने के लिए। अब इसी कड़ी में वो पकड़ तो नहीं पाते हैं, प्रतापगढ़ के किले में शिवाजी होते हैं, और उन्हें जब ये जानकारी मिलती है तो वो भी शिवाजी प्रतापगढ़ के किले में होते हैं। लेकिन जब अफजल खान से उनकी मुलाकात, अफजल खान कोशिश करने के बाद भी शिवाजी से उनका मुकाबला नहीं हो पाता है, तब एक दूत को वो भेजते हैं शिवाजी के पास। और वो दूत कौन होते हैं? तो वो दूत होते हैं कृष्णराव भास्कर, इनका नाम होता है। और ये शिवाजी के पास जाते हैं। तो शिवाजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अफजल खान आपसे मिलना चाहते हैं। तो शिवाजी को संदेह होता है कि अफजल खान उनके साथ धोखाधड़ी करेगा, उन पे हमला करके मार सकता है। तो वो इस चीज को भास्कर से पूछते हैं। तो भास्कर ने भी उन्हें इनडायरेक्टली हिंट कर दिया था कि इस चीज की वो गारंटी नहीं ले सकते कि अफजल खान उनके साथ धोखा नहीं करेगा। अब ऐसी स्थिति में वो मिलने की हामी भरते हैं, लेकिन साथ में दो बातें रखते हैं कि वो जिस क्षेत्र पर शिवाजी मिलना चाहेंगे, जहां मिलना चाहेंगे, वहां मिलने के लिए आना होगा और उनके सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। अब तय जगह पर क्या होता है, एक जंगली इलाका होता है, वहां पे शिवाजी अपनी सेनाओं को पहले से छुपाकर रख देते हैं, मुस्तैद कर देते हैं, तैनात कर देते हैं। उसके बाद खुद जो है सुरक्षा की सारी चीजें पहन लेते हैं, जैसे लोहे की जो टोपी होती है वो पहन लेते हैं, लोहे का ये अपने बचाव के लिए लोहे के जो वस्त्र होते हैं कमर के बचाव के लिए, पेट, छाती, पीठ, इन सब चीजों के बचाव के लिए वो पहन लेते हैं, जैकेट की तरह लोहे का। और साथ में वो हाथ में अंगुलियों में बगनखा पहन कर जाते हैं। जब अफजल खान से उनकी मुलाकात होती है तो अफजल खान काफी लंबे कद काठी का होता है। वो उनसे गले मिलता है और गले मिलकर एक चाकू से उन पर वार करता है। तो वो तो पहले से ही अपनी सुरक्षा के लिए वैसे कपड़े पहन रखे थे, तो वो बच जाते हैं। और अंततः शिवाजी क्या करते हैं कि बगनखे से यहाँ पर उसको पेट को फाड़ देते हैं और अंततः अफजल खान को मार डालते हैं। तो इस तरीके से अफजल खान को जब वो मारते हैं तो शिवाजी का नाम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रतिष्ठा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अफजल खान एक बहुत बड़ा सेनापति था, उसका बहुत ज़्यादा नाम था। तो इस प्रकार से इन्होंने छापामार तरीके से अफजल खान को मार डाला। और अफजल खान को जब वो मारते हैं तो उसकी सेना भी ज़्यादा बड़ी थी, शिवाजी की सेना से ज़्यादा बड़ी सेना थी। उसके बाद शिवाजी की सेना भी वहाँ पे छुपी हुई थी, वो अफजल खान की सेनाओं को मार डालती है बहुत बड़े पैमाने पे। अंततः अफजल खान की बची खुची सेना वहां से भाग जाती है। तो ये अफजल खान का प्रकरण खत्म होता है। अब 1663 ईस्वी में क्या होता है कि दक्षिण भारत में औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार बनाया था। तो उसे जिम्मेवारी दी जाती है शिवाजी को खत्म करने के लिए, मारने के लिए। तो वो इसके लिए जाल भी बिछाता है, लेकिन अंततः क्या होता है कि वो रुकता है। शाइस्ता खान एक पूना के पास में एक जगह है,
वहाँ पे वो डेरा डालता है, पड़ाव डालता है। तो शिवाजी रात में ही हमला कर देते हैं और उसके बेटे को मार देते हैं, उसके बॉडीगार्ड वगैरह को मार डालते हैं और उसके सेना के कई सिपाहियों को मार डालते हैं। अब शाइस्ता खान इतना डर जाता है कि वो भाग जाता है वहाँ से। अब ये होती है। उसके बाद 1664 ईस्वी में सूरत पर हमला करके सूरत को लूटा जाता है, अर्थात मराठे सूरत पर हमला करके उसकी लूट करते हैं। तो हमने पीछे में पढ़ा था कि सूरत एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यही कारण था कि जो यूरोपीय कंपनियां जो भी आती हैं सूरत में ही अपनी फैक्ट्री लगाती है। तो मुगलों का भी प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह सूरत में था, व्यापारिक केंद्र था। तो सूरत की लूट करते हैं और लूट कर बहुत बड़ी धन दौलत वो लूट लेते हैं मराठे शिवाजी के नेतृत्व में। अब अकबर बहुत ज़्यादा औरंगजेब शिवाजी से बहुत ज़्यादा नाराज होता है और वो इसके लिए भेजता है आमेर के राजा जय सिंह को, इनको खत्म करने के लिए। तो आमेर के राजा जो जय सिंह होते हैं वो कूटनीतिक रूप से काफ़ी कौशल व्यक्ति होते हैं और वो लड़ाई करते हुए शिवाजी के कई किलों को जीत लेते हैं और मराठों के बहुत सारे जो नियंत्रण वाले क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लेते हैं। अंततः शिवाजी क्या है कि थोड़े कमजोर पड़ने लगते हैं। तो एक संधि होती है दोनों के बीच में, जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। 1665 ईस्वी में ये संधि हुई थी। इस संधि में के जो मुख्य 3 बिंदु थे वो थे कि 35 मराठों के जो 35 किले हैं उसमें से 23 किले मुगलों को दे दिया जाता है। साथ में शिवाजी को 5000 के मनसब बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है, परंतु शिवाजी के मन में तो बचपन से ही बैठी हुई थी कि किसी के अंदर में नहीं रहना है बल्कि स्वतंत्र रहना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 5000 का मनसब अपने बेटे संभाजी को दिलवा देते हैं। और तीसरा जो प्रस्ताव था संधि का कि शिवाजी के नेतृत्व में मुगल सेना दक्षिण का अभियान करेगी, अर्थात बीजापुर, बिदर, गोलकुंडा और दक्षिण भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं इन सारे क्षेत्रों को जीतने के लिए मुगल सेना का नेतृत्व शिवाजी करेंगे और दक्षिण की सारी चीजें ये देखेंगे। तो ये संधि में सारी शर्तें होती हैं। अब 1666 में ये शिवाजी मुगलों के दरबार में पहुंचते हैं, अर्थात औरंगजेब से मिलने के लिए वो पहुंचते हैं। इसमें जय सिंह की प्रमुख भूमिका होती है, परंतु वहाँ पे शिवाजी के साथ में व्यवहार ठीक नहीं किया जाता है। उन्हें 5000 के मनसबदारों की कतार में खड़ा कर दिया जाता है और औरंगजेब मिलता भी नहीं है, वो किसी अन्य चीज में बिजी होता है, वह नहीं मिल पाता है। तो शिवाजी को लगता है कि यहाँ पे उनका अपमान किया जा रहा है, तो वो भरी सभा में अपनी तलवार निकालते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो औरंगजेब को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती और वो अपनी सेना को आदेश देकर उन्हें बंदी बना लेता है और कैद में डाल देता है। शिवाजी को भी और उनके बेटे को भी बंदी बना के कैद में डाल देता है। अब वो कैद में रहने के बाद 2 साल के बाद करीब वो शिवाजी जेल से भी भाग जाते हैं, बेटे को भी साथ में लेकर भाग जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद जब वो भाग जाते हैं कैद खाने से, तो ये भी बड़ी अचंभित करने वाली बात थी कि मुगलों के कैद से भाग जाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो जब वो भागते हैं और फिर से अपने क्षेत्र पर आते हैं तो कुछ दिनों तक वो शांत रहते हैं और अंततः 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करते हैं और एक मराठा राज्य की नींव डालते हैं। और जब राज्याभिषेक होता है तो ये रायगढ़ के किले में होता है और गंगा भट्ट नाम के एक पंडित ने इनका राज्याभिषेक करवाया था। गंगा भट्ट काशी के एक पंडित थे, उन्होंने ही इनका राज्याभिषेक करवाया था। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो छत्रपति की उपाधि धारण की थी, अर्थात राजा जो कहे, राजा कह लीजिए, महाराजा कह लीजिए, तो ये राजा महाराजा नहीं कहे जाते थे बल्कि छत्रपति कहे जाते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। और इन्होंने जो वचन लिया था वो वचन था कि हिंदुओं की रक्षा का,
हिंदुओं की रक्षा का वचन लिया था, क्योंकि उस समय या उसके पहले मुस्लिम शासकों का यहाँ पे प्रभुत्व था और धर्मांतरण से जुड़े कई मामले चलते थे। मुस्लिम शासकों का अत्याचार हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो हिंदुओं के रक्षा का वचन उन्होंने लिया था। अब इनका जो अंतिम अभियान होता है, जिंजी का किला को वो जीतते हैं, जो कि दक्षिण का ही एक किला होता है, बीजापुर के अंतर्गत आता है। बीजापुर या निजाम कह ले, निजामों के अंतर्गत आता है बीजापुर गोलकुंडा के क्षेत्र में। तो ये जीता गया किला शिवाजी के द्वारा जो चलाया गया अभियान था वो अंतिम अभियान था, और अंततः 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मात्र 6 साल तक वो शासन कर पाते हैं मराठा राज्य का। तो वो पूरी जिंदगी इनकी लड़ते और ये करते गुजर गई, और अंततः इन्होंने एक मराठा राज्य की नींव डाली 1674 ईस्वी में, और 1680 ईस्वी तक उसके वो राजा रहे। अब मराठा राज्य जो था, तो कोई भी जो राज्य होता है उसके 3 मुख्य तत्व होते हैं। एक तो राजस्व, दूसरा सेना, और तीसरा मंत्रिमंडल या सरकार। ये मुख्य जरूरतें होती हैं। राजस्व मतलब राजस्व होगा तभी शासन चल पाएगा, सेना का मेंटेनेंस होगा, तो उसके लिए राजस्व आवश्यक है। तो उसके लिए क्या किया गया, तो 2 तरीके के कर लगाए गए, एक चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। तो ये चौथ क्या था, तो चौथ था वो अपने मराठा साम्राज्य के आसपास जो पड़ोसी राज्य थे उनके ऊपर लगाया जाता था। होता क्या था कि मराठे हमला करते थे अपने आसपास के क्षेत्रों पे, और वहाँ के शासक से फिर ऐसा समझौता किया जाता था कि आप अगर हमें चौथ अगर देंगे तो हम आपके ऊपर आगे से हमला नहीं करेंगे। और चौथ इसलिए कहा जाता था कि 1/4 हिस्सा या 25% उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र पर आक्रमण, पड़ोसी राज्य पे आक्रमण किया जा रहा है, तो उसके भू राजस्व का 1/4 हिस्सा मराठों को देना होता था। तो ये चौथ था। सरदेशमुखी क्या था, तो ये 33% टैक्स लगाया जाता था, और ये मराठे राज्य के अंतर्गत आने वाले जो भी जागीरदार या किसान थे उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता था, और वो 33% होता था। सेना की बात करें तो मराठों के पास सेना शुरू से ही थी, सेना विकसित सेना थी, तो ये पहले से थी। अब तीसरा क्या, तो मंत्रिमंडल या सरकार कह लें, तो इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, क्योंकि इसमें 8 मंत्री होते थे, और वो जो मंत्री होते थे वही छत्रपति को सलाह देते थे। सलाह के लिए ये मंत्री परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इस अष्टप्रधान का सबसे प्रमुख पद होता था पेशवा, और ये इस मंत्रिमंडल का प्रमुख होता था, जिसे प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। दूसरा अमात्य कहा जाता था, इसको मजअमूदार भी कहा जाता था, और ये वित्त से संबंधित मामले देखता था। फिर एक सुमंत या दबीर, ये विदेशी मामले देखा करता था। फिर सरे नौबत, तो ये सेनापति होते थे, अर्थात रक्षा से जुड़े हुए मामले ये देखा करते थे। उसके बाद एक मंत्री होते थे सुरु नवीस, या इसे ही चिटनीस कहा जाता था, और ये राजकीय जो पत्र व्यवहार होते थे वो देखा करते थे। वाकिया नवीस, ये वर्तमान में जो गृह मंत्री जो होते हैं उनकी तरीके का था, अर्थात आंतरिक रूप से आंतरिक शांति को मेंटेन करना मुख्य काम होता था इनका। मराठे राज्य के अंतर्गत आंतरिक शांति को मेंटेन करना मुख्य काम होता था। न्यायाधीश, न्याय करने वाला मंत्री, और पंडित राव, ये दान और धर्म से संबंधित मंत्री होते थे। जो मंत्री होते थे वो पद जो थे वंशानुगत नहीं थे। यही पद जाके जो पेशवा का, जो बाद में आप देख लेंगे कि एक वंशानुगत पद बन जाता है संभाजी के ये साहू जी के समय के बाद से, तो वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मंत्रियों के क्या थे कि वंशानुगत पद नहीं होता था, और ये छत्रपति की इच्छा पे निर्भर करता था। वो निश्चित कार्यकाल अगर एक बार चुन लिए गए तो 5 साल या 10 साल
के लिए रहेंगे या हमेशा के लिए रहेंगे, ऐसा नहीं था। वो छत्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर था कि कितने समय तक कोई मंत्री रहेगा। अगर छत्रपति की इच्छा होगी तो वो कभी भी हटा सकते हैं या उनके विभाग में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। एक बात और जो महत्वपूर्ण थी वो ये था कि जो वेतन दिए जाते थे इन मंत्रियों को, वो नगद के रूप में दिए जाते थे, जागीर नहीं दिए जाते थे। जागीर नहीं दिए जाने का कारण ये था कि जो जागीरदार होते थे यही बाद में जाकर एक राज्य के रूप में भी विकसित होते थे। कई जागीरदार जो है अपने को एक राजा के रूप में स्थापित कर लिया, शासक के रूप में स्थापित किया। तो वही कारण था कि मंत्रियों को जागीर नहीं दिए जाते थे। अब यहाँ पे आए तो जो चौथ और सरदेशमुख था, ये जो दो कर थे, तो सरदेशमुख तो उनका आंतरिक कर था, एक अपने राज्य के अधीन से वसूला जाता था, और एक था चौथ। तो चौथ यह तभी तक सफल हो पाया क्योंकि एक तरीके का ये तो रंगदारी टैक्स था मराठों का, और ये तभी तक सफल हो सकता है जब तक मराठे मजबूत स्थिति में हो, सेना मजबूत हो, तभी जाकर वो आसपास के राज्यों से चौथ वसूल सकते थे। तो यही बाद में एक पतन का कारण भी बनता है क्योंकि मराठा साम्राज्य की आर्थिक शक्ति कमजोर होने लगी। जब सेना कमजोर होने लगी, मराठों की शक्ति कमजोर होने लगी, तो क्या हुआ कि वो चौथ आसपास के क्षेत्रों से वसूल नहीं सकते थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी डवाडोल हुई। तो ये एक पतन का कारण भी बना चौथ। अब हम आते हैं कि शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो जाती है। तो शिवाजी की 4 पत्नियां थी। 4 पत्नियों में उनका नाम था साईबाई, उसके बाद सोहराबाई, पुतलाबाई या कहीं कहीं इन्हें पुतलीबाई भी लिखा जाता है, और सबकारबाई। तो इसमें से पुतलाबाई जो थी, इनकी कोई बच्चे नहीं थे, और ये शिवाजी महाराज के मरने के बाद ये सती हो जाती है। और सबकारबाई को सिर्फ एक बेटी थी, और ये जो पत्नी थी साईबाई, इनका एक बेटा था संभाजी, और यही उत्तराधिकारी होते हैं। शिवाजी के मरने के बाद यही संभाजी आगे छत्रपति बनते हैं। और एक और सोहराबाई होती हैं, उनसे एक बेटा होता है जो कि राजा राम होता है, राजा राम प्रथम। तो संभाजी के मरने के बाद राजा राम प्रथम राजा बनते हैं, और इसके बाद इन जो वंश परंपरा चलती है तो आपस में ही सत्ता को लेकर इनमें संघर्ष शुरू हो जाता है। तो उसके समझने के लिए ये वाली चीज जाननी जरूरी है कि 4 पत्नियां थी, जिसमें एक को तो कोई औलाद थे नहीं, और एक पत्नी से बेटे नहीं थे। तो 2 पत्नियां जो थी, इनके एक एक बेटे थे, और उन्हीं बेटों के जो वंश चले उनके बीच में बाद में झगड़ा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से मराठा राज्य का उदय होता है, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से मराठा राज्य आगे बढ़ता है। हालांकि शिवाजी के समय ये अपनी सर्वोच्चता को प्राप्त करता है, बाद के समय में पेशवा आते हैं, उनके समय में भी फिर से मराठा साम्राज्य अपनी शिखर को प्राप्त करता है। और फिर भी हम जो है सो आगे की वीडियो में जो भी है वो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बेस को समझने के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पसंद आया होगा आपको। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।